वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक साथ सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। लॉ की पढ़ाई कभी-कभी बहुत टेक्निकल और सिर के ऊपर से जाने वाली लगती है ना, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल एक ग्रुप स्टडी सेशन की तरह डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हजार हजार पन्नों के होते हैं और जिस कागज से असल में न्याय या रिलीफ मिलता है वो मुश्किल से 2 पन्नों का होता है? कितना अजीब कंट्रास्ट है ना। यही वो रहस्य है जिसे हम आज क्रैक करने वाले हैं। आज के एक्सप्लेनर का हमारा स्टडी प्लान एकदम सिंपल है। पहले हम कानूनी शब्दों का जाल समझेंगे, फिर एक मकान मालिक और किराएदार के विवाद का उदाहरण लेंगे, उसके बाद ऑर्डर्स, जजमेंट और डिक्री को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और लास्ट में एक चीट शीट से सब कुछ समराइज कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 यानी इस कानूनी शब्दों के जाल में घुसते हैं और देखते हैं कि कोर्ट के अलग अलग दस्तावेजों का असल में क्या वजन होता है। ये नंबर देखिए 1445। आपको पता है अयोध्या विवाद का जजमेंट पूरे 1445 पन्नों का था, मतलब लिटरली एक पूरी किताब। ये हमें दिखाता है कि किसी भी फाइनल और छोटे से कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले जजों को कितने गहरे कानूनी तर्क और विश्लेषण से गुजरना पड़ता है। कोर्ट हर एक छोटी से छोटी बारीकी को कवर करता है, इसीलिए इन दस्तावेजों का साइज इतना विशाल हो जाता है। अब थ्योरी को थोड़ा साइड में रखते हैं। भाग 2 में हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी लेंगे, मकान मालिक ए और किराएदार बी की कहानी। इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये हमारे केस के बेसिक फैक्ट्स हैं। पहले महीने में मकान मालिक ए अपना घर किराएदार बी को रेंट पर देता है। सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन 12वें महीने तक आते आते बी किराया देना बंद कर देता है और घर खाली करने से भी साफ मना कर देता है। अब ए के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो 13वें महीने में अपनी प्रॉपर्टी और पैसे वापस पाने के लिए कोर्ट में एक सिविल केस फाइल कर देता है। ये है हमारा बेसलाइन केस। अब आते हैं भाग 3 पर, आदेश या ऑर्डर्स। देखते हैं कि ये प्रोसीजरल स्टेप्स कैसे काम करते हैं। देखिए, जैसे ही मकान मालिक ए केस फाइल करता है, कोर्ट को डे टू डे कार्यवाही मैनेज करनी होती है। यही एंट्री होती है हमारे पहले कानूनी कॉन्सेप्ट के। सीपीसी के सेक्शन 214 के मुताबिक आदेश या ऑर्डर्स बेसिकली प्रोसीजरल स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। मतलब ये केस की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये तय नहीं करते कि अंत में केस कौन जीतेगा या हारेगा। इनका काम बस केस की प्रक्रिया को पटरी पर बनाए रखना है। अगर हम इसे अपने ए वर्सेस बी वाले टेस्ट केस पर अप्लाई करें, तो जब जज किराएदार बी को कोर्ट में हाजिर होने का समन भेजते हैं या लिखित जवाब जमा करने का निर्देश देते हैं या फिर रेंट एग्रीमेंट का सबूत मांगते हैं या मान लीजिए अगली तारीख दे देते हैं यानी अडजर्न कर देते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्डर्स हैं। ये बस केस के ट्रीटमेंट को एक एक कदम आगे धकेल रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, निर्णय यानी जजमेंट। इसमें हम कोर्ट के विस्तृत न्यायिक तर्कों को समझेंगे। तो जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, गवाहों के बयान हो जाते हैं और फाइनल सुनवाई खत्म हो जाती है, तब जज साहब बैठकर पूरा डिटेल्ड लॉजिक लिखते हैं। सीपीसी के सेक्शन 29 में बताया गया है कि जजमेंट का मतलब सिर्फ ये बता देना नहीं है कि कौन जीता। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप न्यायिक तर्क है जो ये समझाता है कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर वो पार्टी आखिर क्यों जीती। इसमें जज का पूरा जुडिशियल माइंड झलकता है। हमारे रेंट वाले केस के जजमेंट के अंदर क्या क्या होगा? सीपीसी के ऑर्डर 20 रूल 4 के हिसाब से जज हर एक चीज को बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट करेंगे, जैसे बिना चुकाए गए किराए के फैक्ट्स क्या हैं, मुख्य मुद्दे या इश्यूज क्या फ्रेम किए गए, क्या ए मकान का मालिक है, कितना किराया बाकी है, फिर सारे जमा किए गए सबूतों का एनालिसिस होगा और हर एक मुद्दे पर सटीक लॉजिकल स्टेप्स लिखे जाएंगे जिनसे यह साबित हो सके कि मकान मालिक ए को कानूनी तौर पर उसका पैसा मिलना ही चाहिए। अब बात करते हैं इस जजमेंट के सुनाए जाने की। कानून यानी ऑर्डर 20 रूल 1 ये मैंडेट करता है कि इस लंबे चौड़े जजमेंट को एक फॉर्मल खुली अदालत में यानी ओपन कोर्ट में सुनाया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई फैसला बंद कमरे में हो जाए। ये पूरी तरह से एक पब्लिक प्रोसेस है जो आमतौर पर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स के 30 दिनों के अंदर होता है। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, भाग 5 डिक्री यानी वो चीज जो अंतिम मूल अधिकार या फाइनल सब्सटेंटिव राइट्स तय करती है। इतना बड़ा जजमेंट सुनाए जाने के बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। सीपीसी का सेक्शन 22 डिक्री को डिफाइन करता है।
अगर जजमेंट वो सैकड़ों पन्नों का तर्क है तो डिक्री वो छोटा सा एकदम क्रिस्प और फाइनल कंक्लूजन है जो ऑफिशियली दोनों पार्टीज के मूल कानूनी अधिकारों को तय कर देता है। ये पूरी तरह से कंक्लूसिव होती है। मतलब सच कहूं तो इसी दस्तावेज के लिए तो कोई भी इंसान कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर एकदम साफ है। जजमेंट हमें वो लॉजिक बताता है कि सारे एविडेंस के बेसिस पर मकान मालिक ए को क्यों जीतना चाहिए, लेकिन डिक्री वो एक्चुअल लागू करने लायक 2 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कानूनी रूप से डिक्लेयर करता है कि किराएदार बी को घर खाली करना ही होगा और जो 1 लाख रुपए का किराया है वो देना होगा। मतलब जजमेंट अगर थियोरी है तो डिक्री वो प्रैक्टिकल चीज है जिसे लेकर ए अपने हक को सच में इन्फोर्स करवा सकता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात नोट करने वाली है कि डिक्री हमेशा एक जैसी नहीं होती। केस के स्टेज के हिसाब से इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी डिक्री, जहां मान लीजिए प्रॉपर्टी 50-50 बांटनी तय हो गई लेकिन असली ज़मीनी बंटवारा बाकी है। फिर होती है अंतिम या फाइनल डिक्री, जहां केस पूरी तरह क्लोज हो गया है। एक टाइप वो भी है जो आधी फाइनल और आधी प्रिलिमिनरी होती है, जैसे घर से बेदखली तय हो गई लेकिन बचे हुए रेंट का कैलकुलेशन अभी चल रहा है। और एक होती है डीम्ड डिक्री, जहां मान लीजिए कोर्ट फीस न देने की वजह से केस ही रिजेक्ट मान लिया गया। हर डिक्री एक आदेश है, लेकिन हर आदेश डिक्री नहीं होता। ये कोर्ट ना सिविल प्रोसीजर का एकदम गोल्डन रूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आदेश और डिक्री दोनों ही कोर्ट के फॉर्मल डिसीजंस हैं, लेकिन डिक्री की जो रैंक है वो सबसे ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ डिक्री ही आपके सब्सटैंटिव लीगल राइट को पूरी तरह से फाइनल करती है, जबकि आम ऑर्डर्स बस केस की रोजमर्रा की कार्यवाही को मैनेज करने का काम करते हैं। चलिए अब भाग 6 में इन सब चीजों को एक साथ लाते हैं। यह है हमारी अल्टीमेट सीपीसी चीट शीट। इस टेबल को देखिए, इससे एक केस की पूरी लाइफ साइकिल बड़े आराम से समझ आ जाती है। आदेश या ऑर्डर्स जो सेक्शन 214 में है वो डे टू डे कोर्ट प्रोसीजर को रेगुलेट करते हैं। जजमेंट जो सेक्शन 29 में है वो डिटेल में जुडिशियल रीजनिंग या लॉजिक समझाता है, और डिक्री जो सेक्शन 22 में है वो फाइनली आपके मूल अधिकारों को लॉक कर देती है और आपको एक्चुअल रिलीफ देती है। इस टॉपिक को अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करने का एक गजब का स्टडी हैक बताऊं। इस एक्सप्लेनर के बाद सीपीसी का बेयर एक्ट खोलिएगा, उसके फर्स्ट शेड्यूल में जाकर अपेंडिक्स डी चेक कीजिएगा। वहां आपको असली डिक्री का फॉर्मेट मिलेगा। ये देखना सच में माइंड ब्लोइंग होता है कि कैसे हजारों पन्नों की लंबी बहस एक छोटे से डॉक्यूमेंट में सिमट कर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।